एवरीवन, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम अच्छे से सभी चैप्टर्स को वन शॉट में यानी कि 1 से 1.5 घंटे में हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही मैं एक और वन शॉट लेकर आ गई हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। एंड अब बस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर रहता है जो कि है अमाइंस, और उसे भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री क्लास 11। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या होता है? देखो, अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, जिससे भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एक लैपटॉप है, चाहे वो एक मोबाइल फोन है, चाहे वो कोई टैब है या आईपैड है, वो भी क्या है? एक मैटर। जो आपने एयरपॉड्स या एयरफोन्स अपने कानों में लगा रखे हैं, वो भी क्या है? वो भी मैटर है। आपके आसपास कोई अलमीरा है, वो भी क्या है? एक मैटर है। तो बेसिकली मैटर होता क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास हों, आपके बुक, पेन, पेंसिल और क्या, वाटर, प्लांट्स, रॉक, ये सब मैटर होती हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ले। जैसे कि हम भी एक मैटर है, हमें स्पेस चाहिए होता है ना। अभी हम जहाँ बैठे हैं, हमें स्पेस मिला हुआ है। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो, कुछ वजन हो उसका खुद का, उसको हम बोलते हैं मैटर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी? Dalton in 1808 proposed that matter was made up of extremely small indivisible particles called atom. तो 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेल्टन। उन्होंने बोला कि जो मैटर है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, इंडिविजिबल मतलब एक ऐसे पार्टिकल से जिससे आप फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। और उन को क्या बोला इन्होंने बोल दिया कि वो होते हैं एटम। यानी कि सबसे पहली बात, एटम का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी कट। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आप कट ही नहीं कर सकते, उसको हमने बोल दिया एटम। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्सेप्टेड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सालों तक बिल्कुल सही माना गया। बट भाई केमिस्ट्री है, आपको तो पता ही है, जो चीज अभी पढ़ी हो सकता है थोड़ी देर में आपको बता दे वो सब गलत था। तो ऐसा ही कुछ अब इस डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ होने वाला है। सबसे पहले पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, एकदम से गलत साबित नहीं करते। तो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बोला था। पोस्टुलेट्स मतलब डेल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई थी। तो इन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो सबसे पहली चीज तो इन्होंने यही बोली थी कि मैटर जो होता है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम बोल देते हैं एटम। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम एक ऐसी चीज है जिसको ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड द सेम नंबर ऑफ एटम मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली होता क्या है? कुछ भी देखो, ना तो एटम बढ़ सकते हैं ना एटम कम हो सकते हैं। तो यानी कि बस एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंपल रीअरेंजमेंट हो जाती है एटम की, क्योंकि जितने एटम आपके रिएक्शन से पहले थे उतने ही आपके रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, स्पेशली साइज, शेप एंड मास। तो उन्होंने बोला कि अगर एक एलिमेंट है, सपोज आपका ऑक्सीजन है या कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो उसके पास जितने भी एटम होंगे ना, वो कैसे होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। स्पेशली उनका साइज बिल्कुल बराबर होगा, उनकी शेप बिल्कुल बराबर होगी, उनका मास भी इक्वल होगा।
और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के मास, मतलब अगर एटम है और वो डिफरेंट एलिमेंट्स के है, तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी और उनका साइज भी डिफरेंट होगा। ये चीज आगे जाकर क्या हो जाती है, मतलब लोग बोल देते हैं कि नहीं ये गलत है, क्योंकि आगे फर्दर स्टडीज जब होती है तो पता चलता है ऐसा नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का भी मास, शेप और साइज सेम हो सकता है, ठीक है। Atoms of different element combine in a fixed ratio of small whole number to form compound atom called molecule। तो यहाँ पर इन्होंने molecule की भी एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जब साथ में आकर जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो वो क्या बना लेते हैं, वो कंपाउंड एटम्स बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब आप आ जाइए कैसे आगे आगे जाकर इनकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित कर दी गई। तो एटम नॉट रिगार्डेड एज इंडिविजिबल पार्टिकल, क्या हुआ, आगे इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है। However, the research is done by the various eminent scientists and the discovery of radioactivity have established beyond doubt that atom is not the smallest indivisible particle। तो जब रेडियो एक्टिविटी भी क्या हुई, डिस्कवर हुई, तो हमें पता चला कि नहीं भाई एटम सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। At present, about 35 different subatomic particles are known। तो ये देखो कितने पार्टिकल्स नोन है, 35 पार्टिकल्स हम जानते हैं इस टाइम पर। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये चीज याद रखिएगा कि वैसे तो हम 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानते हैं, लेकिन जो 3 पार्टिकल्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब कैसे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, फिर हम देखेंगे कैसे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, एंड देन एट लास्ट कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये एक स्टोरी है। क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था पहले वो दिखा देते हैं आपको। देखो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, ये एक वैक्यूम पंप एंड ये था आपका कैथोड, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही यहाँ पर इस हाई वोल्टेज जनरेटर की हेल्प से क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, तो इन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि कुछ ऐसी रेज थी या कुछ ऐसी पार्टिकल्स थी जो ना कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। एज यू नो कि कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, और एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव से ना पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। अब क्योंकि ये जो रेज थी ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, तो इसीलिए इन्होंने इन्हें बोल दिया कैथोड रेज, ठीक है। और आप खुद सोचो, अगर कोई चीज माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, प्लस की तरफ कौन जाएगा, जिसका खुद का चार्ज माइनस होगा। तो इस चीज से ये पता चला कि ये जो रेज है ना, इनका जो नेट चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। एंड ये आप याद रखना कि यहाँ पर जो हवा थी ना वो बहुत ही लो प्रेशर पर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये था इनका बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहली कि ये पूछी जाती है, ठीक है। तो कैथोड जो होते हैं, कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, तो ये कैसे ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। क्योंकि इनका नाम कैथोड रेज है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये कैथोड से स्टार्ट होंगे और एनोड की तरफ जाएंगे। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन तो इतने छोटे पार्टिकल्स है, तो इन्हें कैसे दिख गए होंगे वो जाते हुए। ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे हमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ऐसे उन्हें भी जाते हुए दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, जब हमें एटम ही माइक्रोस्कोप से दिखता है तो उससे तो बहुत ही छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन। वो कैसे दिखा, होता क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने लगा रखी थी फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ठीक है, या तो जिंक सल्फाइड आता है, तो फ्लोरेसेंट इफेक्ट दिखाता है, मतलब जैसे ही उनपे कोई पार्टिकल हिट करता है ना तो वो ग्लो करती है, और उस ग्लो से हमें पता चला कि इस पे कुछ हिट किया, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि जिंक सल्फाइड,
ठीक है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब आप खुद सोचो, कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और कोई चीज पॉजिटिव की तरफ कब जाएगी? जब वो खुद नेगेटिवली चार्ज होगी। तो यहाँ से पता चला कि कैथोड रेज कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। The characteristic of cathode rays do not depend on the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. Now this is the important thing कि क्या होता है ना, जो कैथोड रेज है, ये वाली जो हमारी कैथोड रेज है ना, ये डिपेंड नहीं करती कि ये कौन से मीडियम में है, यानी कि यहाँ पर कौन सा मीडियम है, ये जो एयर है ये कैसी है कैसी नहीं, ठीक है, या फिर ये जो कैथोड और एनोड है ये किस मटेरियल के बने हैं, नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। ना तो ये इस पर डिपेंड करती कि इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, ना ही इस पर डिपेंड करती कि ये जो कैथोड और एनोड है किस मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, कि इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, ठीक है, और उससे उसको डिवाइड कर दिया किससे? उसके मास से, तो वो हमेशा फिक्स ही मिल रहा था, चाहे कोई भी आप मतलब एनोड और कैथोड किसी भी मटेरियल के ले लो। जो गैस अंदर है, ठीक है, जो यहाँ पर गैस है वो किसी भी कोई सी भी ले लो, पर ये जो चार्ज टू मास रेशियो था ना कैथोड रेस का, वो फिक्स ही रहा, ठीक है। और उसकी वैल्यू है ये 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये 108 नहीं है, दिस इज 10⁸8। अब आती है हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमें देखो ये तो पता ही है कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचे तो अगर उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर एक न्यूट्रल एटम को बनाएंगे। तो क्या हुआ, अब एक और नए साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए? इनका नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है। तो गोल्डस्टीन भाई साहब आए, ठीक है, इन्होंने बोला अब मैं एक नई डिस्कवरी करूंगा। इन्होंने भी सेम काम किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जैसा कि थॉमसन ने किया था, ठीक है, पर और इन्होंने भी ऐसी कैथोड ली। फिर से इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज को पास किया जैसा कि थॉमसन ने किया था। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या किया, हाई वोल्टेज को पास कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रेज भी थी जो ना एनोड से आ रही थी। देखो क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड। मतलब पहले तो कैथोड से दिख रही थी, अब कुछ ऐसी थी जो एनोड से निकल रही थी, और वो ना कैथोड के होल्स के बीच में से निकल रही थी। अब देखो एनोड रेज को हमने दूसरा नाम क्या दिया, केनाल रेज। तो ये जो नाम है ना ये याद रखो, अगर कहीं पे कैथोड रेज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एनोड रेज आ गया मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, वहीं पर केनाल रेज भी आ गया तो भी क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि जो एनोड रेज है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो देखो वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही थी। नाउ यहाँ पर ये तो काफी हमें काफी हद तक सेम ही लग रहा है कि जैसी डिस्कवरी थी आपकी कैथोड रेज की, वैसे ही एनोड रेज की हुई। बट यहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि जो आपकी कैथोड रेज होती है ना, उनका चार्ज टू मास रेशियो जो होता है, कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया अपॉन उसका मास लिया तो वो हमेशा सेम रहता है, ना तो वो गैस पे डिपेंड करेगा ना वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा। बट जो आपका प्रोटॉन है ना, उसका चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं दी गई है, वहां पे तो दिया है कि फिक्स है और यही रहेगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि यहाँ पर ना आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिली ना हमें चार्जेस टू मास रेशियो की, वो किस में मिली, हाइड्रोजन गैस में। जब हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब को हाइड्रोजन गैस से फिल कर दिया ना, देखो क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका जो मास है वो सबसे कम है। अब आप खुद सोचो, देखो चार्ज तो कांस्टेंट होता है ना, चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट जो मास है वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। एंड पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा मास कम होगा उतना ही ज्यादा आपका जो इसका रेशियो होगा ना, चार्जेस टू मास रेशियो, वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस है,
इस वजह से उसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसे कौन सी गैस है जिसका जो कैथोड रेज या कैथोड रेज में पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे कि कांस्टेंट है सबके लिए। एनोड रेज में पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन का मैक्सिमम होता है। देखो सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट था इनका भी। ये तो देखो कुछ कैथोड रेज निकल रही है, कैथोड रेज तो निकलेंगी यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और वहीं से एनोड की तरफ से भी कुछ निकल रहा था जो कि होल्स, जो ये कैथोड है आपका, इसके होल्स में से पास कर रही है, ये रहा, है ना। अब आगे आ जाइए। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या था कि बीच बीच में ऐसे ऐसे होल्स हैं, परफोरेटेड मतलब ये है। आगे आ जाइए अब आप। तो प्रॉपर्टीज देख लो फटाफट से एनोड रेज की। सबसे पहली बात कि जो वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल्स पर, वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। वहीं पर कैथोड रेज में ऐसा नहीं हो रहा था। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस। तो चार्ज टू मास रेशियो भी डिपेंड कर रहा है गैस पे, वहीं पर आपका वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स भी डिपेंड कर रहा है किस पर, गैस पर। Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit. The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that of, देखो खुद सोचो, क्योंकि कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज ऑपोजिट है, भाई इनका चार्ज नेगेटिव है, एनोड रेज का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो जैसा ये बिहेव करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उसका जस्ट ऑपोजिट एनोड रेज बिहेव करेंगी, है ना। अब हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी, ये करी जेम्स चैडविक भाई साहब ने। तो इन्होंने क्या करा कि बॉम्बार्ड कर दिया अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, हीलियम के पार्टिकल्स। तो हीलियम के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बॉम्बार्ड करवा दिया बोरॉन या फिर बेरिलियम से। तो फिर हमें क्या निकला, एक न्यूट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब आप आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पे। तो ये जो हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके कुछ फंडामेंटल आपके क्या है, आपके पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना था, इधर, ये प्रोटॉन यहाँ जाना था, एंड ये न्यूट्रॉन यहाँ आना था, ऐसा होना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्लीज समझ जाना। देखो सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इसका ये इलेक्ट्रॉन का E, ठीक है। प्रोटॉन का होता है P, न्यूट्रॉन का होता है N। अप्रोक्सीमेट जो रिलेटिव मास होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1836। 1/1836 क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ, या रिलेटिवली 0 बोल देते हैं इसको, ठीक है। रिलेटिव मास कितना, या तो डायरेक्टली लिख देते हैं 0, और अगर आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट बताना है तो लिख देते हैं 1/1836। 1836 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि प्रोटॉन 1836 टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब आप आ जाइए कहाँ, प्रोटॉन का रिलेटिव मास इज 1 एंड न्यूट्रॉन का भी 1, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम सा ही होता है, बहुत जरा सा फर्क होता है दोनों में। अप्रोक्सीमेट रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें, रिलेटिव चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1 और प्रोटॉन पे होता है आपका +1 और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। मास इन केजी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27 एंड न्यूट्रॉन का होता है, देखो मैंने बोला था ना बहुत जरा सा फर्क होता है इनके मास में, ये देखो 673 और ये 675, बस इतना सा ही फर्क होता है। फिर मास एंड AMU गिवन है। वैसे आपको मेन जो याद रखना चाहिए वो एक तो मास याद होना चाहिए, एक आपको ये चीज़ें तो बहुत ईजी है, ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। और मास इन AMU इतना नहीं पूछा जाता, बाकी एक्चुअल चार्ज आपको याद होना चाहिए कूलम में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो याद कर सकते हो फॉर योर नॉलेज, पर क्वेश्चन में ज़्यादातर ये आता है मास, एक्चुअल चार्ज और आपका रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज तो आपको पता ही होना चाहिए फॉर योर MCQs वगैरह। अब लिखा है द एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ व्हाट, द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम ऑफ योर C12। तो क्या होता है आपका जो कार्बन होता है ना, हम बोलते हैं कि AMU क्या होता है। सपोज ऐसा सोचो कि ना आपका कोई एक केक है,
ठीक है, ये आपका एक केक है, और ये केक पता है क्या है, ये केक है आपका कार्बन 12 का, C12 एटम है और उसको मैंने एक केक मान लिया। ठीक है, मेरा C12 एटम है और उसको मैंने क्या मान लिया, एक केक मान लिया। ओके, अब मैंने इस केक के ना 12 पीसेस कर लिए, 12 पीसेस हो गए सपोज। अब मैं 12 पीसेस करके नहीं दिखाने वाली, समझ जाना। जैसे सपोज ये एक केक है, उसके आपने 12 पीसेस कर दिए, उसमें से अगर आपने एक पीस ले लिया ना तो वो हो गया इसका 1/12। तो यानी कि एक कार्बन 12 एटम के जब हम 12 हिस्से कर दें तो उसका एक हिस्सा किसके बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, ये याद रखना, 1/12 के बराबर होता है। और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास होता है, जो कि होता है 1 AMU के बराबर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना छोटा होता है, 1836 टाइम्स लाइटर होता है प्रोटॉन से। तो इसीलिए हम कई बार ना इसका मास जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं। जो अब याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, लेकिन बस ऑपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो प्रोटॉन पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो एटम जो होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हमें ऐसे नहीं दिख जाते, अपनी नेक्ड आइज से हमें नहीं दिखते। तो इसीलिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इनके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए। अब क्या हुआ, हमने इसी वजह से इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर करके काफी सारे हाइपोथेटिकल मॉडल्स बना लिए एटम के। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब अपनी ही सोच से, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होता है। तो हाइपोथेटिकल मॉडल मतलब अपनी ही सोच से, अपनी ही स्टोरीज में हमने ऐसा कुछ कर लिया। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो मॉलिक्यूल में आपको सिंपल लेवल मतलब बिल्कुल एक सिंपल भाषा में बताती हूँ कि क्या होता है मॉलिक्यूल। जब 2-3 एटम साथ में आके मिल जाए ना, एक बॉन्डिंग कर ले साथ में, उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि पानी, H2O। H2O क्या है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है और साथ में मिलके ना वो पानी बना लेते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल हो गया। देखो आगे फिगर भी है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एटम है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है, इसमें ये न्यूक्लियस एक साथ में होता है लेकिन अलग अलग डिपिक्ट कर दिया ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो ये एक ऑक्सीजन का एटम है, वहीं पर ये क्या है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक तो आपका ऑक्सीजन का एटम है और 2 आपके पास हाइड्रोजन के एटम है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। अब हम आ गए हैं एटॉमिक मॉडल्स पर। तो सबसे पहला मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको हम थोड़ा, अब हम फटाफट से जो मॉडल्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये काफी इजी हैं। देखो ये वही वाले थॉमसन साहब हैं जो कहाँ आए थे, अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो एटम है ना वो एक वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, रेड वाला पार्ट तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें सीड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, यानी कि एम्बेडेड है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया और एटम के मॉडल को एक किसके साथ कंपेयर कर दिया, वाटरमेलन के साथ कंपेयर कर दिया, कुछ इस तरह से कि ये वाले जो इसके सीड्स है ना ये तो है इलेक्ट्रॉन, और ये वाला ये जो रेड 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 पार्ट है ये क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने बोल दिया ये रहा मेरा एटॉमिक मॉडल। ऑब्वियसली भाई साफ साफ पता लग रहा है एटम है, कोई वाटरमेलन नहीं खाना हमें यहाँ बैठ के, तो ऑब्वियसली ये तो गलत साबित हो गया। लिमिटेशंस आई, क्या लिमिटेशंस आई, स्टेबिलिटी ही नहीं बता पाया ये। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज पे इन्होंने बोल दिया कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बस इतना इतना सा, तो एटम स्टेबल कैसे है। हमने तो सुना था कि जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर यहाँ तो हमें पॉजिटिव चार्ज तो इतना सारा दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा है, तो हाउ इट कैन बी स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठ गया। दूसरी चीज, इनके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ये उसका भी जवाब नहीं दे पाया कि उसके जो कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस निकली वो कैसे आई। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से हो गया फेल। अब आए हमारे रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया,
इन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड लिया, बहुत पतली शीट ली किसकी, गोल्ड की, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को डाला और फिर देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब गोल्ड फॉइल से हिट करे तो उसके बाद इनकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी, यानी कि इनका पाथ क्या था, ये कैसे मूव करे, क्या ये डिफ्लेक्ट हुए, क्या ये स्ट्रेट लाइन में गए, या फिर ये टोटल डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जिस पाथ से गए बिल्कुल उसी से वापस आ गए। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। प्रोसेस क्या था, अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है, कैसे लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लिया और उसको किस पर डाला, एक बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड पर डाला। थिन शीट ऑफ गोल्ड के इजीली वो एटम्स को पढ़ पाए, इसीलिए लिया, ठीक है। एक फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की इन्होंने स्क्रीन ली, गोल्ड फॉइल के आसपास उसको लगा दिया ताकि एक ग्लोइंग इफेक्ट दिखाई दे हमें कि जो पार्टिकल्स गए हैं वो कहाँ जाकर हिट करे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी क्या बनाई, इनकी जो ऑब्जर्वेशंस आई ना, उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट किया थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये था इनका वो सोर्स जहां से अल्फा पार्टिकल निकले। ये अल्फा पार्टिकल्स गए, इन्होंने गोल्ड फॉइल को जाकर करा हिट। जैसे ही गोल्ड फॉइल को उन्होंने हिट करा तो इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो मोस्ट ऑफ द रेज थी ना, वो तो सीधी सीधी चली गई, देखो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी नहीं मुड़ रही। कुछ बहुत ज्यादा मुड़ी और कुछ तो बिल्कुल 0.001% वापस भी आ गई, बिल्कुल जैसी गई वैसी आ गई, और कुछ काफी बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। इससे इन्हें पता चला जब आधे से ज्यादा लाइन तो सीधी सीधी चली गई, मतलब एटम आधे से ज्यादा तो खाली है, उसके अंदर तो आधे से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो वो सीधा सीधा चला गया, अगर कुछ होता तो वो डिफ्लेक्ट करता। तो यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने निकाली कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब बहुत ही कम, मतलब कोई 8000 रेज में से 8000 में से कोई एक रे बैकवर्ड डिफ्लेक्ट करी, बिल्कुल जैसे गई वैसी आ गई, मतलब एक बहुत ही छोटे से पार्ट में सारा मास है ना, जिसे इन्होंने बोला न्यूक्लियस। एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि एटम से ना बहुत छोटा है, और उसमें एटम का सारा मास है जिसको हिट करके ये रे बिल्कुल वापस अपने पाथ पर आ गई, ठीक है। देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या थी इनकी। तो वही बोला इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम का, वो कैसा होता है, खाली होता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, क्योंकि बहुत कम थे जो 180 डिग्री की एंगल से ही वापस डिफ्लेक्ट बैक हुए। अब इनके एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या मॉडल हमें बनाकर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले तो वही बोला कि जो बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, पहली बात तो एटम का मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड वहीं पर है, और इस रीजन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो रुदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रुदरफोर्ड ने बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं। इन्होंने ही ये बात बोली थी कि बीच में तो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कौन सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसीलिए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसे, नेगेटिव। तो जो क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है और वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। लिमिटेशंस, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फेल हो गया था। तो क्या हुआ कि पहली बात तो ये ना स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटॉमिक मॉडल की। अब आप सोच रहे होंगे अब कैसी स्टेबिलिटी, चलो थॉमसन मॉडल में तो मैंने बोल दिया था कि एक बात बताओ, वहां इन्होंने पॉजिटिव चार्ज इतना बता दिया, नेगेटिव चार्ज इतना कम बता दिया, अब इसमें तो सब कुछ बराबर है, सो व्हाई इट इज नॉट स्टेबल। लोगों ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट्स में, तो उस टाइम पे उसको कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी, और अगर वो बिना एनर्जी के घूमे जा रहा है तो, और देखो लगातार उसे कौन खींच रहा है, न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन, वो जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली खींचे जा रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका न्यूक्लियस में ही आके गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक एक करके न्यूक्लियस में आके गिरने लग गए तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
बट जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकते। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल ही नहीं रही है। हमने 2 मॉडल्स पढ़ लिए लेकिन हमें स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही है, तो वो अभी आगे जाके सारे डाउट्स होंगे क्लियर। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला, एक तो इन्होंने एक और बात नहीं बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका बेसिकली कैसा अरेंजमेंट है। इनकी थ्योरी को इसी ने ही इनकम्प्लीट कर दिया, प्रॉपरली बताया ही नहीं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बट अब देखो जो हमने 2 मॉडल अभी पढ़े थॉमसन और रदरफोर्ड वाले, भले ही यहाँ पर ये हमें पता चला कि इनएक्यूरेट थे या ये फेल हो गए, बट बेसिकली इन्होंने एक बेस बना दिया। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिक्स को आगे फर्दर डेवलप करने के लिए इन्होंने एक बेस बना दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहली बात, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोल देंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1। सोडियम एटम का 11 होता है, तो आपका हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर और सोडियम का 11 है। ठीक है, अब देखो अगर हमें न्यूट्रलिटी रखनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एटम न्यूट्रल रहे, तो न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है। चार्ज किसका होता है? सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो आपका एटॉमिक नंबर है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बट रिमेंबर, इन अ न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है तभी ये कंडीशन होगी, वरना एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर आपके जो क्या है, आपका जो एटम है उस पर चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि तब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अगर देखो, अगर माइनस चार्ज हुआ यानी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी कि उसके पास एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप आ जाइए मास नंबर पे। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है, अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस को ले लें, मतलब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। पहली बात तो ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो जो हमें मिलेगा वो होगा मास नंबर। तो बेसिकली मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय A is equal to the number of protons and number of neutrons in a atom। देखो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी आपका एलिमेंट है वो इस तरह से लिखा जाएगा x की जगह। ऊपर आता है आपका मास नंबर यानी कि A, और नीचे आता है आपका एटॉमिक नंबर यानी कि Z। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, ये है आपका कार्बन, और कार्बन का मास नंबर होता है 12, इसीलिए हमने उसे ऊपर लिख दिया, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जैसे कि हमने उसे नीचे लिख दिया। बेसिकली जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है मास नंबर। अब आप आ जाइए आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो वो वाले एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम एंड डिफरेंट मास नंबर। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, एटॉमिक नंबर का होता है नीचे होता है, और आपका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, और डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। अब देखो इसका नाम क्या है? आइसोटोप्स। टोप यानी कि टॉप, तो यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला अलग, तो ऐसे याद रख लो। आइसोटोप मतलब जो उस पे टॉप है, टॉप पे कौन होता है? मास नंबर। तो अगर मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम तो मतलब आइसोटोप्स। इसी तरह से याद रख लो, आइसोटोप का उल्टा इज योर आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में क्या होता है? मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट।
ये है आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में देखो आपका, देखो इन तीनों में आपका जो ये है एटॉमिक नंबर सेम है 111, वहीं पर आपका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो गया। देखो टॉप आइसोटोप्स में टॉप डिफरेंट है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इससे आप क्या समझ रहे हो कि देखो प्रोटॉन्स तो सेम है, इसमें भी प्रोटॉन एक ही था, इसमें भी प्रोटॉन एक ही था, इसमें भी प्रोटॉन एक ही था, तो कौन बढ़ रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना। कौन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो देखो मास नंबर पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो यानी कि कौन चेंज हो रहा है, आपके न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहा है, पहले 0 थे, फिर 1 हो गए, फिर 2 हो गए। ये आपके क्या है, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। क्यों तीनों में एक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चाहिए भाई। जब तीनों में एक ही प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी एक ही, आपका इलेक्ट्रॉन भी एक ही होना चाहिए। बढ़ रहे हैं आपके क्या, न्यूट्रॉन। पहले तो एक भी नहीं था, फिर एक आया और फिर बाद में 2 आ गए। अब पढ़ते हैं आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइसोटोप्स के, सिंस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब भाई इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन का नंबर तो सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो जो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होती है वो मास के ऊपर, मतलब देखो जितनी भी आइसोटोप की प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करती है ना, वो डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, जो कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। आइसोबार अभी समझाया, जस्ट बिकॉज मीम चल रहा है आजकल, सॉरी इसको बीच में लाने के लिए। तो आइसोबार इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर आइसोटोप्स। वहां पर टॉप डिफरेंट था, यहाँ पर बॉटम डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे डिफरेंट। अब आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि किसने, कौन लाए थे, आपका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल लाए थे। ठीक है, इन्होंने बोला द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiation is called the radiant energy. The radiations consist of electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of radiation. देखो क्या बोला कि ना किसी भी अगर एनर्जी एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, जैसे कि बल्ब से भी निकल रही है, तो वो रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती है और उस एनर्जी को हम बोल देते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब जो रेडिएशंस है ना, इनके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आप अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। 12th में आपका चैप्टर आएगा एटम, न्यूक्लियाई वगैरह, और प्रॉपर एक चैप्टर है 12th में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये सब। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि रेडिएशंस है, रेडिएशंस में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, जो कि एक दूसरे से ऑसिलेट कर दी होती हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ तक कि उससे भी परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अभी समझाऊंगी आगे कैसे। अब ये जो रेडिएशंस हैं, इनमें ये कैसे, कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट याद रखना हमेशा ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल c से। ठीक है, स्मॉल c से डिनोट करते हैं किसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। अब ये जो वेव्स होते हैं इनको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इसी में ही, मतलब या तो सिर्फ पानी में ही ट्रैवल कर सकते हैं या फिर सिर्फ एयर में ही ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं से भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। जैसे कि रेज फ्रॉम द सन, जो रेज हैं सन की, वो हमारे पास आ जाती हैं स्पेस से, है ना, उन्हें कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती जाने के लिए। देखो इस तरह की होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ आपकी ये चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, तो देखो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, ये देखो ये 90 डिग्री के एंगल पे नहीं चल रही, और ये एक दूसरे से कैसी है, 90 डिग्री के एंगल पे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में जा रही है, नहीं आगे इससे भी 90 डिग्री है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये इससे कैसी है 90 डिग्री पे, और ये भी कैसी है इससे 90 डिग्री पे, देखो। तो यानी कि ये तीनों तरह से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं।
वेव की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कुछ टर्म्स सीख लेते हैं वेव से रिलेटेड जितनी भी होती है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होती है, किन्हीं भी दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ट्रफ होता है ये वाला पार्ट, मतलब ऐसे अगर ये यहाँ एक और आ जाता ऐसे करके, तो ये जो आता ये डिस्टेंस ये होता है, ये क्या है वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये होता है ट्रफ, ठीक है, ये वाला जो नीचे वाली टिप है उसको बोलते हैं ट्रफ, और ये जो ऊपर वाली टिप है ये होती है क्रेस्ट। ये भी टिप क्या है, क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं वेवलेंथ, जिसको हम, ये है आपका लैम्डा जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास करेंगे उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हर्ट्ज से, मतलब इसकी हर्ट्ज होती है एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखो जैसे एक सेकेंड में आप देखो यहाँ पर 20 मिली सेकेंड्स में एक साइकिल ही जा रही है। एक साइकिल कैसे, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई एंड दोबारा यहाँ पे खत्म हो गई, ये एक साइकिल खत्म हो गई। वहीं पर यहाँ देखो, यहाँ तो 4 साइकिल खत्म हो गई उतने ही टाइम में, समझ रहे हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी तो 4 साइकिल्स के बराबर हो गई, और इसकी कितनी, 1 साइकिल के बराबर हो गई, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, किस वेलोसिटी से, कौन कितनी स्पीड से वेव जा रही है, वो वेलोसिटी होती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। इसकी वैल्यू भी बताई, वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू ये वैल्यू तो भाई बिल्कुल रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हर जगह काम आती है, 12th में तो बहुत ज्यादा काम आएगी। 3 इंटू 10 की पावर 8, ये होती है आपकी वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाईएस्ट हाइट जो होती है आपकी एक वेव की, सबसे ऊंची हाइट, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ये है ना इस वेव का, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड। अब आप आ जाइए, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स आई, ठीक है। 1 मीटर किसमें, लेंथ में कितनी वेव्स आई, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, न्यू बार, ठीक है। ये जो होता है ना, ये वी नहीं है, ये दिस इज न्यू, और न्यू के ऊपर बार लगा हुआ है, तो वेव नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, न्यू बार से। और ये आपका वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब 1/λ कर दिया तो आपको वेव नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ भी बोल लो, इनको हम किस तरह अरेंज कर दें, इनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हम मतलब लगा दें कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम, फिर उस मतलब हाँ सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो हमें जो एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, हमें जो एक सीरीज मिलेगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस सब को आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, मतलब क्लास 12th में। अब क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस आई, हमें काफी सारे फिनोमिना थे जो हमें वेव थ्योरी से पता ही नहीं चले, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ पता नहीं था कि ये कैसे हुआ, अगर वेव नेचर है तो। हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना समझ नहीं आया, और भी हमें काफी फिनोमिना समझ ही नहीं आया जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए आइंस्टाइन अपना पार्टिकल नेचर लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना वो वेव है। अब अगर लाइट वेव है तो वो इतने अलग अलग फिनोमेना कैसे दिखा रही थी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। वहीं पर फिर आइंस्टाइन ने बताया कि जो लाइट है वो कैसी है, पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब एक बॉल होती है, जैसे आपने एक बॉल ली, उसको आपने हिट किया, कैसे हिट किया आपने उसको, एक वॉल पे हिट किया, तो जैसे वो बिहेव करेगी, वो इंस्टेंटली आएगी ना आपकी तरफ, ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़ा सा टाइम लेगी, पहले जो दीवार है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं। पार्टिकल का जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वहीं पर वेव का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज समहाउ टाइम टेकिंग, ठीक है। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं भाई लाइट पार्टिकल है। फिर बाद में डुअल नेचर वाली थ्योरी आई थी, जिसने बताया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फिनोमेना। The ideal body which emits and absorbs all frequencies is called a black body. तो एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो कि सारी हर तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट को कर ले एब्जॉर्ब, और अपने अंदर से एमिट भी कर दे, निकाल भी दे, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी अपने अंदर से निकालती है, एमिट करती है, उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।
The exact frequency distribution of the emitted radiation from a black body depends only on its temperature. तो कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब किस तरह से जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी निकाल रही है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वो चीज किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला कि इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना, लाइट बोल लो या रेडिएंट एनर्जी बोल लो, बात एक ही है। अभी जो लाइट है ना, ये कैसे, इन्होंने बोला ये ट्रैवल कैसे करती है, ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे ऐसे करके डायरेक्टली आ रही है ना, ऐसे नहीं होता। इन्होंने बोला ये पैकेट के फॉर्म्स में आते हैं, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, मतलब इतना, एक पैकेट ये हो गया एनर्जी का, एक पैकेट ये हो गया, एक पैकेट ये हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ट्रैवल करती है और इन पैकेट्स को इन्होंने बोला क्वांटा या फिर क्वांटम। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो इस हर एक पैकेट की, सपोज एक ये पैकेट हो गया, एक ये पैकेट हो गया, इन पैकेट की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इन पैकेट की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली बराबर होगी फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा उसके पैकेट यानी कि उसके क्वांटम की एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके आगे आपका एक रिलेशन भी आता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच ई क्या है, आपकी एनर्जी जो आपको इस क्वांटम में मिल रही है, हर एक क्वांटा, हर एक पैकेट में मिल रही है। एच क्या है, एच है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ही दिया था अपना एक कांस्टेंट, वो है एच। और न्यू क्या है, न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी, अभी पीछे पढ़ी तो थी आपने। तो देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ई और फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा है, बिल्कुल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, या ये कह लो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट। क्योंकि एच तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर जगह वही रहेगी, ना ये बढ़ सकता ना ही ये कम हो सकता। तो ऑल थिंग या फिर कोई एक ऐसी चीज जिस पर सिर्फ आपकी एनर्जी डिपेंड कर रही है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये रहा आपका वो रिलेशन अभी अभी जो मैंने आपको बताया। तो आपकी एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लेके आए उसका नाम था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, कई बार दे देते हैं पेपर में, कई बार नहीं देते। एंड ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, वाला जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, 12th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन लेकर आए थे, हर्ट्ज लेकर आए थे। कब लाए थे, 1887 में लेकर आए थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ना वैसे ही जैसे अभी हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब देखी थी, इन्होंने ऐसी ही एक ट्यूब ले ली है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लाइट को ये लेके आए और इस मेटल सरफेस पे इस लाइट को डाला। ठीक है, जैसे ही इन्होंने इस मेटल सरफेस पे लाइट को डाला तो ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने लग गए, और एक डिटेक्टर प्लेट थी या एक कलेक्टर प्लेट बोलो, यहाँ पे आके वो जमा होने लग गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पास करे, तो एमीटर ने क्या दिखा दिया कि इसमें तो करंट है। और जैसे ही हमने लाइट को भेजना बंद किया वैसे ही यहाँ पर करंट भी आना बंद हो गया। तो इससे पता चला कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्योंकि जैसे ही लाइट हमने किस पर डाली, मेटल पर डाली, तुरंत करंट आने लग गया। तो अगर इंस्टेंटली आपको चीज दिख रही है, मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल नेचर है, तुरंत आपको रिएक्शन मिल रहा है। वेव होती तो थोड़ा सा टाइम लेती, पहले एब्जॉर्ब होती, तब जाके निकलना शुरू होते इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन कैसे निकले। देखो, जो लाइट है, लाइट क्या कर रही है, अपने साथ एनर्जी को लेकर चल रही है। अब जैसे कि लाइट अपने साथ एनर्जी को लेकर चल रही है, तो वो जाएगी मेटल सरफेस को क्या करेगी, हिट करेगी। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास पहले से ही कुछ एनर्जी थी। अब ये जो लाइट है ना, ये उनको और एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही है। जैसे ही उनको और एक्स्ट्रा एनर्जी देगी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ना चार्ज हो जाएंगे। और एक टाइम वो आएगा कि वो प्रोटॉन का जो फोर्स है ना, मतलब जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो आराम से
उस फोर्स को ओवरकम करके वहां से निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो निकलेगा उस इफेक्ट को बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, ओनली फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन। अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी ना, कि इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो निकल जाए। कहाँ से वो निकल जाए, आपके न्यूक्लियस के, जो आप मान लो एक जाल है ना, एक न्यूक्लियस का जाल है, वहां से निकलने के लिए उसको कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए, तभी वो निकलेगा। अभी हमने पढ़ा एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी पर। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रो हम ये देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो तभी हो पा रहा था, इलेक्ट्रॉन एमिट तभी हो पा रहे थे जब एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट की आप फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब फ्रीक्वेंसी की इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और वो वाली वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वाली वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया था, उसे हमने बोला क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये अलग अलग मेटल के लिए कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और देखो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि भाई देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली अभी देख लिया हमने, एनर्जी किसके बराबर होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो काइनेट वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और एक और चीज लिखी है यहाँ पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि भाई आइंस्टाइन जो थे उन्होंने अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इन्होंने आगे फर्दर बढ़ाया, और इन्होंने वही चीज को आगे बताया कि फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट हुए जब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के हमने इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन्स जो थे आपके, उनको जैसे ही हमने मेटल सरफेस पे डाला, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे। चाहे मैं कितनी ही ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल दूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक पहुंची, मुझे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने दिखने लग गए, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट किस पर डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एनर्जी होगी और वो कब इजेक्ट होंगे अपने मेटल सरफेस पे से, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आने लग जाते हैं। मतलब अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अगर सपोज 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो हो सकता है अब 20 इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाए 1 सेकंड में, ठीक है। तो इंटेंसिटी का काम क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देना, ना कि आपके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, जितनी 10 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी ना, इंटेंसिटी बढ़ाने पर इन 20 इलेक्ट्रॉन्स की भी उतनी ही एनर्जी होगी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी बढ़ गई, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पे, जो था बोहर का, ठीक है। तो नील्स बोहर 1913 में इन्होंने एक नया मॉडल दिया, किसका, एटम का, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ही था। अब इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक एटम जो होता है वो क्या करता है, उस एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, ठीक है। डेफिनेट सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिनको इन्होंने बोल दिया ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एक डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं, ऐसी एनर्जीज को हम बोलते हैं एनर्जी। और पता है, मतलब एनर्जी नहीं, यहाँ पे कुछ था जो कि शायद मिस हो गया, हाँ, एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी शेल्स, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक ऑर्बिट की कुछ अपनी एनर्जी होती है, जिनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी शेल्स। और इनको हम कैसे नंबर करते हैं, 1 2 3 4, या तो शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, या फिर KLNM, ठीक है। K हो गया तो शेल नंबर 1, L हो गया तो शेल नंबर 2, M हो गया तो शेल नंबर 3, N हो गया तो शेल नंबर 4। अब देखो, जैसे कि पहले बात आई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक एटम के अराउंड, एक न्यूक्लियस के अराउंड,
तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये ना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही, मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूसली ये रिवॉल्व करें, जैसे अगर ये एक एटम, ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसा नहीं होता, गलत, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है, और ये उनमें ही रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर की जो वैल्यू होती है, मोमेंटम क्या होता है एम वी, और एंगुलर मोमेंटम में हम रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। एन एच क्या होता है, देखो यहाँ पे सबकी वैल्यूज देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका मास, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका रेडियस, एन हो गया आपका किस नंबर ऑफ ऑर्बिट में है आप, क्या आप ऑर्बिट नंबर 1 में है, क्या 2 में है, क्या 3 में है, ठीक है। ये हो गया आपका एन, फिर आपका एच, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड 2 पाई तो आपको पता ही है। तो इन्होंने बोला कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी ना, उस टाइम पे जो ऑर्बिट इसको फुलफिल कर रहा होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। अब आया हमारा एंगुलर मोमेंटम की बारी, जो कि अभी मैंने आपको बताया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एन है आपका इंटीजर, ठीक है। वही इस पूरी स्लाइड में लिखा है, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया। एक चीज इन्होंने और बोली कि जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, जैसे अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर अभी वो पहले ऑर्बिट में था तो वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट पे चला जाएगा, और जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वापस से कहाँ आ जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला था, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी हो कि क्या अब उसकी चेंज इन एनर्जी हुई, तो पहले आप उसकी सेकंड वाले ऑर्बिट में जो, मतलब उसने जो एनर्जी गेन करी थी वो डाल दो, और जो उसके पास इनिशियली एनर्जी थी वो डाल दो, एंड माइनस कर दो, तो आपको चेंज इन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अचीवमेंट्स इनकी यही थी कि इन्होंने फाइनली, जो कि कोई नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब कर दिया। और दूसरी चीज, इन्होंने हमारी हेल्प भी कर दी, एक हाइड्रोजन एटम और जितनी भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे एटम्स की इन्होंने हेल्प कर दी हमें क्या करने में, हमें हेल्प कर दी इनकी एनर्जी फाइंड करने में। अब क्या हुआ, इनके भी कुछ फेलियर्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। क्या हुआ, बोहर ना, यहाँ पर ये 7 नहीं है, ये कॉमा था यहाँ पे, पता नहीं क्या ऐसे आ गया, ठीक है। क्या हुआ, पहली बात तो ये सिर्फ इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बताया जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनका क्या जिसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये वो नहीं बता पाए। दूसरी चीज ये नहीं बता पाए कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, जीमैन स्टार्क इफेक्ट। तीसरी चीज ये नहीं बता पाए कि किस तरह से एटम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, अभी आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डुअल नेचर ऑफ मैटर। अभी बोला था आपको कि क्या हुआ, पहले तो बोला गया जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने कहा कि जो लाइट है ना वो वेव होती है, ठीक है। फिर हमारे आइंस्टाइन आए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो आपकी लाइट होती है वो वेव नहीं होती, वो कैसी होती है, वो पार्टिकल होती है। अगर वो वेव होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता, हमें इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स कैसे मिलते, वेव को तो टाइम मिलता है ना रिजल्ट दिखाने में। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली, उन्होंने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बताता हूँ। लाइट के ना, आपका लाइट के दोनों नेचर होते हैं, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट आपका वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि, और इसके साथ सिर्फ लाइट नहीं, जो मैटर भी है, यानी कि हम मैटर, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितनी भी चीजें ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस को और उनकी कुछ वॉल्यूम होती है उसको मैटर बोलते हैं। तो भाई इन्होंने बोला कि जितना भी हमारे आसपास मैटर है ना वो भी डुअल नेचर फॉलो करता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हम एक बॉल की बात करें, तो ये सब क्या है, ये तो पार्टिकल है, मैंने अभी बताया। अगर आप वॉल पे एक बॉल को मारोगे तो वो तुरंत आपकी तरफ आएगी, तो क्या है, वो एक पार्टिकल है। इन्होंने बोला जैसे लाइट का वेव नेचर के साथ साथ एक पार्टिकल नेचर भी है, वैसे ही हमारा भी
वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का मास इतना ज्यादा होता है, भाई एटम का, आपका जो लाइट होती है उसका मास, इनका तो बहुत कम होता है, इसीलिए वो विजिबल हो जाता है इनके दोनों नेचर। लेकिन क्योंकि हम लोगों का मास इतना सारा है, ज्यादा है, तो इस वजह से हमारा पार्टिकल नेचर तो दिख जाता है पर वेव नेचर नहीं दिख पाता। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एंड इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, राइट, तो हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देख लिया है, और वहीं से डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस जो थी वो करेक्ट प्रूव भी हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दोनों कैसे हैं, पार्टिकल लाइक भी होते हैं, वेव लाइक भी होते हैं। कौन दोनों? आपकी रेडिएशंस भी, यानी कि लाइट भी और मैटर भी। ठीक है, यानी कि जो फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन है, इनका भी मोमेंटम होता है और इनकी वेवलेंथ भी होती है। मोमेंटम किसका होता है? मोमेंटम होता है आपका पार्टिकल का, है ना। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। कैसे होता है पार्टिकल का? मास इनटू वेलोसिटी। मास किसका होगा? मास किसका होगा? एक पार्टिकल का ही तो मास होगा। और वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है? नाम से ही पता चल रहा है भाई, वेव की होती है, लैम्डा, है ना। तो इन्होंने बोला कि यानी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम के साथ साथ वेवलेंथ भी होती है, और इसी एनालॉगी से इन्होंने एक रिलेशन निकाल दिया। किस किस के बीच में? वेवलेंथ और आपका मोमेंटम के बीच में, ये था वो रिलेशन। इन्होंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम बी। पी किसके, मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम बी के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपका 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और भर भर के आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी। एंड ऐसा नहीं है इन्होंने ऐसी हवा में ही रिलेशन दे दिया, इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया गया है। अब आता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल को किस तरह से क्या लिमिटेशंस आई। तो उसमें ये था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं प्रूव कर पाए थे, नहीं उसके खिलाफ आंसर्स दे पाए थे जब उसने क्वेश्चंस खड़े करे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला? इसने बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बता दो कि भाई एक एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। उन्होंने क्या बोला? नील बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट होगा जहां पर मोमेंटम ये होगा, और आपका जो मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला कि भाई एटम इतना छोटा है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि आप बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट पोजीशन बता दो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यही है और इसका मोमेंटम इतना ही है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट, है ना। इतने माइनर पार्टिकल के बारे में आप इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाह कर भी नहीं ला सकते। ठीक है, अब इस बात से बोहर क्या बोलते? उन्होंने तो बोला कि मोमेंटम इसके बराबर होना चाहिए, इन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई मोमेंटम आप बता ही नहीं सकते एक्यूरेट। तो अगर आप एक्यूरेट मोमेंटम ही नहीं बता सकते, एक्यूरेट आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो हाउ कैन यू पुट दैट इन योर इक्वेशन, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्या उठ गए थे? सवाल। ठीक है, तो बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है कि जो एरर है पोजीशन में और जो एरर है मोमेंटम में, वो क्या होता है? वो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके? h अपॉन 4 पाई के। इस रिलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर। सिग्निफिकेंस क्या थी? इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। तो उन्होंने सीधा सीधा इस बात को खत्म कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट पाथ पे या फिर एक डेफिनेट ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं कि भाई हम तो इसी रास्ते पे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बता ही नहीं सकते कि वो कहाँ जाने वाले हैं, किस पाथ को वो फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो इफेक्ट है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे होते हैं, आप कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है। और बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वो नेग्लिजिबल ही हो जाता है ना, इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बड़े ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ड्रॉबैक्स। तो बोहर मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे? भाई पहला तो यही था कि ना ये हाँ,
पहली बात तो यही थी कि इन्होंने वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो रखा ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ पार्टिकल के बारे में बता दिया। दूसरी चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। तीसरी चीज ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात ही नहीं करी। तो इतने एरर कम है नहीं ना। अब हम आ जाते हैं क्वांटम नंबर्स पर। धीरे धीरे हम बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर की एंडिंग की तरफ। तो बस अब क्वांटम नंबर है, देन लास्ट में कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड आपका चैप्टर होता है कंप्लीट देन। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर बेसिकली वो वैल्यूज होती है, जैसे कि मुझे अगर किसी का एड्रेस नहीं पता तो हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी स्टेट में रहते हैं, है ना। तो पहला नहीं, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री में रहते हैं। अगर मुझे किसी के घर जाना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वो कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो ये पहला क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब मेरे को पता करना पड़ेगा वो कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो दूसरा क्वांटम नंबर हो गया। तीसरा कि वो कौन सी सिटी में रहते हैं, ये तीसरा क्वांटम नंबर हो गया। फिर मुझे पता चलेगा कि भाई अब मैं सिटी तक भी पहुंच गई, अब मेरे को पता होना चाहिए कि वो कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। ये तो कॉलोनी नेक्स्ट क्वांटम नंबर हो गया। कॉलोनी में भी पहुंच गई, अब मुझे पता होना चाहिए कि भाई उनका जो हाउस नंबर है वो क्या है। फिर मेरे को हाउस नंबर पता चलेगा, तब मैं जाकर उनके घर तक पहुंचूंगी, है ना। तो बेसिकली जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस निकालना हो, तो उस एड्रेस को बताने में जो नंबर्स हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारे क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि हमने किसी की आपकी कंट्री पता कर ली कि कौन सी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या वो वन पे, क्या वो पहले शेल में, क्या वो दूसरे शेल में, क्या वो तीसरे शेल में, क्या वो चौथे शेल में। तो बेसिकली इसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यहाँ v लिखा है बट हम इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। n से डिनोट करते हैं। ये क्या है 1 में, क्या है 2 में, क्या है 3 में, क्या है 4 में। रिमेंबर कि इसकी वैल्यू कभी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी 0। आप सोचो ना, शेल कैसे 0 हो सकता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी कंट्री में रहते हो और आप बोल दो मैं किसी कंट्री में रहता ही नहीं, सो इज इट पॉसिबल? कहीं ना किसी कंट्री में तो रहते होगे ना। तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की वैल्यू, पर 0 नहीं हो सकती, ठीक है। पीछे पढ़ा था हमने कि हम इसको KLMN भी बोल सकते हैं बट आप डायरेक्टली 1 2 3 से डिनोट कर सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? बेसिकली हमें एक एवरेज डिस्टेंस पता चल जाता है कि न्यूक्लियस, अब देखो अगर मुझे पता चल गया जैसे मुझे कनाडा जाना है और मैं इंडिया में हूँ, तो मेरे को क्या एक एवरेज डिस्टेंस पता चल गया कि मेरे को एटलीस्ट कितना डिस्टेंस मेरे को कवर करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए, है ना। तो अगर मुझे पहली चीज पता चल जाए, यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल जाए, तो मेरे को इतना पता चल जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब एवरेज डिस्टेंस कितना है उसका न्यूक्लियस से, ठीक है। तो और दूसरी चीज हमें एनर्जी पता चल जाती है, क्योंकि जो शेल होता है वो डायरेक्टली एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है ना। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी अगर मेरे को प्रिंसिपल शेल पता चल गया, मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया, अब मेरे से बोल रहे हैं कि बताओ इस प्रिंसिपल शेल में मतलब इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये वाला रिलेशन यूज कर लूंगी 2n²। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जहां पर आपका n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर 1 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 की वो n की जगह 1 रख दोगे, तो 2 इंटू 1² 2 इंटू 1² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो आप बोल सकते हो कि पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वहीं पर अगर आप आगे करोगे कि शेल नंबर 2 में कितने हो सकते हैं, तो 2 इंटू 2², तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 4s इज 8। तो अगर मैं बोलूं शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे को कंट्री तो पता चल गई, मुझे ये तो पता चल गया कि ना मुझे इंडिया जाना है, बट अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सी स्टेट में जाना है ना। सपोज मुझे दिल्ली जाना है, तो ये मेरा सेकंड क्वांटम नंबर हो गया जो मुझे थोड़ा सा और मेरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएगा। तो एजीम्यूथल नंबर क्या बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा कि कौन से सब शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू, सबसे पहली बात, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एल से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है n-1 के बराबर। किसके बराबर, n-1। मतलब अगर मेरी n की वैल्यू है 1 तो मेरे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो n की वैल्यू हो गई। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले शेल में है तो मेरे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। l की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि 0 सब शेल। और यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं, अगर l 0 तो उसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी s सब शेल। अगर l 1, ठीक है, अगर l की वैल्यू हो गई 1 तो ये कौन सा सब शेल हो जाएगा, ये हो जाएगा p सब शेल। सिमिलरली l की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये कौन सा हो जाएगा, d सब शेल। और इसके बाद l की वैल्यू अगर 3 हो गई तो f सब शेल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहली बात m से डिनोट किया जाता है। ये क्या बताता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है, मतलब किस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है एक सब शेल में, मतलब एक सब शेल के भी अंदर जाता है ये कि कहाँ प्रेजेंट है। मतलब अगर मुझे स्टेट पता चल गई तो मुझे सिटी पता लगने वाली है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -l से +l। जैसे कि सपोज अगर l की वैल्यू है 1, ठीक है, अगर l की वैल्यू है 1 तो m की वैल्यू क्या होगी, -1, -1, 0 और +1, ठीक है। अगर आपकी किसकी वैल्यू, l की वैल्यू हो गई 1 तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0, +1, यानी कि l कैसे निकालोगे आप, -l, 0, +l, ऐसे करके। अगर 2 होती l की वैल्यू तो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं -2, -1, 0 और +1, +2, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना आपको निकालनी है एनर्जी, तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे, 2l + 1 के रिलेशन से। जितनी ज्यादा वैल्यू 2l + 1 की आएगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, ठीक है। जैसे कि अगर l 0 है तो m की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, 0। अगर l 0 तो m भी 0, यानी कि जो s सब शेल है, s सब शेल का मतलब क्या हुआ कि जो s सब शेल है ना उसके पास एक ही ओरिएंटेशन है स्पेस में। ओरिएंटेशन को आप बोल सकते हो ऑर्बिटल, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास ना एक ही ऑर्बिटल है। बोलते हैं ना कि s के पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। एक की स्पिन ऐसे होती है इलेक्ट्रॉन की और एक की स्पिन ऐसी होती है ना। अब हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अभी स्पिन की बात कर रहे थे और स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। स्पिन क्वांटम नंबर की ना 2 ही वैल्यूज होती हैं, +12 और -12। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है तो +12, अगर ऐसे प्रेजेंट है तो -12, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बोला था सिटी भी पता चल गई, अब मेरे को देखो ये भी पता चल गया कौन सी गली में इलेक्ट्रॉन रहता है और कैसे रहता है, ये भी पता चल गया, ठीक है। देखो फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ी सी ब्लर इमेज है। देखो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं। इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला n-1। अगर n की वैल्यू 1 हो सकती है तो l की वैल्यू n-1 यानी कि 1 - 1 0 भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l से +l तक होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, या तो +12 या फिर -12। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैं बात करूं n सब शेल की, जिसमें आपका n शेल है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल बताता है। तो आप सेकंड में हो, सेकंड शेल में हो, तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी हर जगह। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू होती है l की वैल्यू होती है n-1, तो हर जगह 1 1 1 1। m की वैल्यू 2 बार तो 1 होगी। क्यों, क्योंकि एक बार तो इसी मैग्नेटिक नंबर में, इसी ऑर्बिटल में, देखो मैं बताती हूँ। जैसे अगर ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें एक बार ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है तो +12 हो गया, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो एक है। और हो सकता है
कि ये एक बार ऐसे हो जाए तो क्या हो गया, अब -½ हो गई, ठीक है। तो 2 बार ऐसे होगी, ऐसे ही जब इसकी 0 वैल्यू होगी तो ये फिर से +½ -½ में होगा, फिर जब -1 होगी तब भी +½ -½ होगा। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एल की भी वैल्यू 0 है, यहाँ पर किसकी, एल की भी वैल्यू 0 है और आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू कैसी है, 0 है। तो इसीलिए इसकी सिर्फ वन ओरिएंटेशन होती है, वन ओरिएंटेशन यानी कि सिर्फ इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी किस शेप का, स्फेरिकल शेप का। और इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक जगह बहुत कम है, बिल्कुल इक्वल तीनों एक्सेस में, एक्स प्लेन में भी, वाई प्लेन में भी और जेड प्लेन में भी बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाए कि बिल्कुल इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाए और कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो जहां पर कुछ जगह पर मैक्सिमम होती है, कुछ जगह पर मिनिमम हो जाती है, और कुछ जगह पर तो ऐसे होता है कि भाई यहाँ पर तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उन जगहों को जहां पर हमें बोलते हैं कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस, या फिर डायरेक्ट आप बोल दो नोड, ठीक है। ये होती है शेप किसकी, एस ऑर्बिटल की। अब आप आ जाइए पी ऑर्बिटल पे। अब देखो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या हो जाती है 1 और एन की वैल्यू क्या होती है 2, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू कितनी, देखो 3 है, -1 0 +1, यानी कि आपको 3 ऑर्बिटल मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर 3 ऑर्बिटल मिलने वाले हैं यानी कि 3 तरह के शेप दिखेंगे आपको, px, py और pz, ठीक है। 3 तरह की शेप दिखेंगी और ये शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप्ड होती हैं, डम्बेल शेप्ड, ठीक है। और इनमें 2 पोर्शन होते हैं जिन्हें बोला जाता है लोब्स, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं बिल्कुल 0, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। देखो ये रही आपकी 3 कैसे डम्बल शेप्ड आपके ऑर्बिटल्स। अगर px है तो देखो px में क्या हो रहा है, ये रहा आपका जो नोड है वो कहाँ, सॉरी ये जो लोब है वो कहाँ आ रही है, x की तरफ। यहाँ पर देखो y की तरफ आ रही है और यहाँ पर z की तरफ आ रही है, और नीचे की तरफ एक बार हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x है पूरे प्लेन में, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तो मतलब ये जो लोब्स हैं, अगर ये लोब्स पूरे z पर आ रही हैं तो pz, अगर y पर आ रही हैं तो py, और अगर z पर आ रही हैं तो x पर आ रही हैं तो px। अब आप आ जाइए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल में देखो आपकी एल की वैल्यू हो जाती है 2, एल की वैल्यू हो जाती है 2, एन की वैल्यू हो जाती है 3 और एम की वैल्यू देखो 5 आ जाएंगी आपके पास, कैसे, -2 -1 0 +1 एंड योर +2। इसका मतलब यहाँ पर आपको 5 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 अलग अलग तरह के कैसे आपके ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। और वो है ये, इनकी शेप कैसी होती है, डबल डम्बल, मतलब वहां तो एक डम्बल दिख रहा था, यहाँ पर डबल डम्बल है। अगर dxy, ठीक है, तो dxy कुछ इस तरह देखने को मिलता है, dyz कुछ इस तरह को देखने को मिलता है, फिर आपका dzx कुछ ऐसा, dx² - y² एंड दिस इज योर dz²। देखो यहाँ पर सिर्फ z पर ही क्या है आपकी ये नोड्स दिख रहे, वो ये जो आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो डम्बल शेप दिख रही है सिर्फ z प्लेन पर दिख रही है, ठीक है। अगर dxy होगी तो आपको x डायरेक्शन में और किसमें, z डायरेक्शन में दिखेगा। अब आप आ जाइए और अब आपके आ गए हैं कुछ प्रिंसिपल्स एंड इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला प्रिंसिपल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तभी हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा जब वो सारे लो एनर्जी वाले में भर देगा। मतलब अगर एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है और एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जब तक वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से नहीं भर जाते तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल तक नहीं जा सकता। ये बोलता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा अपनी बुक में, ये बताता है कि क्या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन योर ऑर्बिटल। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s, तो हमेशा सबसे पहले कौन भरता है, 1s भरता है। 1s के बाद कौन भरता है, 2s। तो यानी कि पहले 1s में जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाएंगे फिर 2s में भरेंगे, 2s के बाद किस में भरेंगे, 2p में, 2p भी जब भर जाएगा तब जाके 3s, फिर 3p, 4s,
फिर यहाँ पे 3d 4p 5s, ठीक है। मतलब इस फैशन में आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक एटम में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो जाए। कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो ना, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L क्या होगा, यानी कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? n-1, यानी कि 1 - 1 0, और m क्या हो जाएगा? देखो L और m बराबर हो सकते हैं, क्योंकि L 0 तो m भी 0, पर m तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बोलता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जैसे कि आप अगर अपने p वाले ऑर्बिटल की बात करो, जिसमें आपको मतलब आप इसकी बात करो अगर p सब शेल की, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने पहली यहाँ पेयरिंग कर दी, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। हुन्स रूल कहता है कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अगर तीनों में एक एक हो गया तब जाकर आप यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। जब तक सब ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तक आप दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, पेयरिंग नहीं कर सकते। So that's all for this video. I hope आपको पसंद आई होगी। बहुत कम टाइम में इतने लेंदी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एंड तक कंप्लीट किया है। अभी भी आपको लगता है कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ ना आई हो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो वो मेरे को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो करें, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पर आपको ये सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार आपने जहाँ से चैप्टर पढ़ा वहीं से आप फटाफट से नोट्स पढ़ ले तो सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में बैठ जाती हैं। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगे मैं कुछ अपग्रेड करूँ अपने टीचिंग मेथड्स में, या फिर कुछ भी सजेशन है आपके पास मेरे लिए, तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आई विल एब्सोल्युटली रिप्लाई टू देम। और बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।